हेलो स्टूडेंट्स। तो टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लेक्चर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि जीन्स और एलील्स क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और हमने डिस्कस किया था कि सिस्टोन क्या होता है और जीन्स और सिस्टोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत डीपली हमने डिस्कस किया था। आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आप इस लेक्चर पे कंटिन्यू कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ जेनेटिकल टर्म्स के बारे में, और उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो इसकी कहानी समझने से पहले आप ये समझिए कि आपकी जो ह्यूमन की जो बॉडी सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी की जो शुरुआत होती है वो एक सिंगल सेल से होती है। उस सेल का नाम है जाइगोट। उस सिंगल सेल से ही हमारी इतनी पूरी बॉडी बनी हुई है। और उस सिंगल सेल में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में से 23 जो होते हैं वो फादर से आते हैं वाय द स्पर्म, एंड 23 मदर से आते हैं वाय द ओवम। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे जाइगोट बनता है जो हमारी बॉडी की फर्स्ट सेल होती है। और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो ये 46 क्रोमोसोम है ना, ये बेसिकली किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं, यानी कि जोड़े में रहते हैं। तो बेसिकली इस हिसाब से हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम के पेयर हुए? 23 पेयर हुए। कितने हुए? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये इस तरीके से जोड़े में रहते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। इस तरीके से हमारी बॉडी में कितने जोड़े हैं? 23 पेयर है। कितने हैं? 23 पेयर है। और एक पेयर को क्या बोलते हैं हम? एक पेयर को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो एक पेयर को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो जोड़ा है ना, इसमें से जो एक आया होगा वो फादर से आया होगा, और जो दूसरा आया होगा वो मदर से आया होगा। अभी जोड़ा बनता कैसे है वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो फादर से ये वाला जो क्रोमोसोम आया था, इसके पास मान लीजिए हाइट का जीन था। किसका था? हाइट का जीन था। तो जो दूसरा क्रोमोसोम है जो मदर से आया है, उसमें भी तो किसी क्रोमोसोम के पास हाइट का जीन होगा। तो वहां जो ये मदर से आया है, इसके पास भी क्या है? हाइट का जीन है। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? जोड़ा बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जोड़ा उन्हीं का बनता है जिनके पास क्या होते हैं? सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं। क्या होते हैं? सेम कैरेक्टर के जीन जो होते हैं। अगर मान लीजिए इस वाले क्रोमोसोम के पास कलर का जीन था और ये फादर से आया था। किससे आया था? फादर से आया था। तो इस वाले क्रोमोसोम के पास भी कलर का जीन होगा, जो किससे आया है? मदर से आया है। तो जो सेम कैरेक्टर वाले जीन्स जिसके पास होते हैं, वो क्रोमोसोम जिनके पास सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं और एक मदर से आया होता है और एक फादर से आया होता है, ये दोनों आपस में मिलकर रहते हैं। ये दोनों आपस में पेयर में रहते हैं, और उस पेयर को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। सो एनी टू क्रोमोसोम हैविंग जीन ऑफ सेम कैरेक्टर। ठीक है, सेम कैरेक्टर के जीन होने चाहिए। आई रिपीट अगेन, बहुत ध्यान से सुनना। सेम कैरेक्टर के जीन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीन सेम होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पास टॉलनेस का जीन है तो इसके पास भी टॉलनेस का जीन हो। ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मेल जो फादर से आया है वो टॉलनेस का हो और जो मदर से आया है वो ड्वार्फनेस का हो। डिफरेंट जीन हो सकते हैं, बट वो जीन सेम कैरेक्टर से बिलोंग करने चाहिए। भले ही टॉलनेस है, भले ही ड्वार्फनेस है, लेकिन कैरेक्टर तो वही है ना, हाइट। दोनों जीन किसके हैं? हाइट के हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो पेयर बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जोड़ा बनता है, वो कैसे बनता है कि जो सेम कैरेक्टर के जीन जिन क्रोमोसोम के पास होते हैं वो क्या बना लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। उस पेयर को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसमें एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं होमोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस को हम दूसरे वर्ड्स में प्योर बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ सिमिलर अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जोड़ा है, ठीक है, इस जोड़े को हम क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। इस जोड़े में अगर दोनों क्रोमोसोम पे, इस होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े में अगर दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन होगा, सेम जीन मतलब इस पे टॉलनेस का है तो इस पे भी टॉलनेस का है, इस पे ड्वार्फनेस का है तो इस पे भी ड्वार्फनेस का है। अगर सेम जीन होंगे, सिमिलर एलील्स होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस या प्योर बोलेंगे। दिस इज प्योर टॉल, दिस इज प्योर ड्वार्फ। होमोजाइगस समझ में आ गया? सिमिलर एलील्स, इस पे भी कैपिटल टी तो इस पे भी कैपिटल टी, इस पे भी स्मॉल टी तो इस पे भी स्मॉल टी। सिमिलर एलील्स प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम पे, तो हम इसको होमोजाइगस या प्योर बोलेंगे। अच्छा, दूसरा वर्ड हेट्रोजाइगस, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के। किस पे? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो ये बेसिकली क्या है? आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है।
इसमें क्या होगा, डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होंगे। डिसिमिलर, इस पे अगर कैपिटल टी है तो इस पे स्मॉल टी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस वाले पे कैपिटल टी हो तो इस वाले पे स्मॉल टी हो, ठीक है, बट डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होंगी। ऊपर सेम सेम, यहां पे डिसिमिलर। जब सेम सेम होते हैं तो होमोजाइगस, और जब डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोजाइगस। सर ये दोनों समझ में आ गए। एक नया क्या है, ये हेमीजाइगस क्या होता है? तो हेमीजाइगस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपने अगर पढ़ा है कि आपके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि इनको पेयर में रहते हैं तो 23 पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इस 23 पेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 22 प्लस XX या फिर XY। 20 तो बेसिकली 23 पेयर है, तो 23 पेयर में तो 22 पेयर तो ये हो गए, और एक पेयर या तो XX होगा या XY होगा। फीमेल है तो XX होगा, मेल है तो XY होगा। देखो इसमें जो 22 पेयर होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम, ठीक है। और जो ये XX या XY होते हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब बेसिकली क्या होता है कि जो मेल है, मान लीजिए कोई क्या है, मेल है, तो मेल के अंदर क्या होंगे? XY होंगे। क्या होंगे? XY होगा। तो जो X होता है ना, इसका साइज बड़ा होता है, इस क्रोमोसोम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और Y का जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इतना जो रीजन होता है इन दोनों का, वो तो ओवरलैप करता है। ओवरलैप करता है मतलब इतने रीजन में तो क्या होंगे? सिमिलर एलील्स, मतलब सेम कैरेक्टर के जीन होंगे। यानी अगर इस वाले क्रोमोसोम पे मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं किसी भी कैरेक्टर लेके, मान लीजिए आई कलर का जीन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले क्रोमोसोम पे आई कलर का जीन है, आई के कलर का जीन है, तो इस वाले क्रोमोसोम पे भी क्या होगा? आई के कलर का जीन होगा। यानी इतने रीजन में तो क्या होगी? सेम कैरेक्टर के जीन होंगे। बट व्हाट अबाउट दिस रीजन? ये रीजन इस वाई क्रोमोसोम पे तो है ही नहीं। तो जो इतने रीजन के जो जीन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होंगे? फीमेल्स के पास। वो मेल्स के पास तो होंगे ही ना? होंगे ही नहीं, क्योंकि मेल्स के अंदर वो क्रोमोसोम है ही नहीं, उसकी हाइट क्या छोटी है। इस रीजन के जो क्रोमोसोम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होंगे? फीमेल के पास होंगे। और ऐसे जो एलील्स होंगे वो एक ही एलील होगा, सिंगल एलील होगा, क्योंकि जोड़ा तो बन ही नहीं सकता ना इसका, क्योंकि वो वाई के पास है ही नहीं। तो अगर किसी भी जीन की सिंगल एलील होती है इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर किसी भी एलील की सिंगल फॉर्म होती है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस। तो इस रीजन के जो जीन्स होंगे वो कैसे होंगे? हेमीजाइगस, सिंगल एलील वाले इन द मेल। सर आपने एक वर्ड बोला डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो समझाइए। देखो हैप्लॉयड हम तब बोलते हैं जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, और डिप्लॉयड तब बोलते हैं जब डुप्लेट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। आपको पता है आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, ह्यूमन का जो स्पर्म होता है या ओवम होता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम। तो ये सिंगल फॉर्म में रहते हैं, सिंगलेट फॉर्म में रहते हैं। कैसे सिंगलेट फॉर्म में रहते हैं? जैसे कि मैं यहां पे अगर स्पर्म का डायग्राम बनाऊं, ये मान लीजिए एक रफ लाइन, ये स्पर्म है, ठीक है, तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम जो होंगे वो ऐसे रह रहे होंगे, इस तरीके से रैंडम। ऐसे ही ओवम में भी जो क्रोमोसोम होंगे वो ऐसे रह रहे होंगे। तो ये क्या है? सिंगल सेट है। क्या है? सिंगल सेट है। तो हम बोलते हैं कि जो स्पर्म या ओवम है ये कैसे है? हैप्लॉयड है। लेकिन वहीं में अगर आपके लिवर की सेल की बात करूं या आपकी बॉडी की कोई भी सेल की बात करूं एक्सेप्ट स्पर्म या ओवम, तो अगर मैं और किसी सेल की बात करूंगा तो वहां क्रोमोसोम कैसे पाए जा रहे होंगे? ऐसे करके जोड़े में। तो जब जोड़े में पाए जा रहे हैं, डुप्लेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉयड। तो जब सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं तो दिस इज हैप्लॉयड, और जब जोड़े में पाए जाते हैं तो दैट इज डिप्लॉयड। तो ये हो डिप्लॉयड था ना, दो क्रोमोसोम थे, जोड़े में रह रहे थे, बट इस रीजन के जो जीन्स थे वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में थे, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे थे, वाई पे नहीं थे। तो सिंगल एलील प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। आपको एक और यूनिक बात बतानी है कि अगर हम ह्यूमंस के सारे जीन्स की बात करें, ह्यूमंस के सारे जीन्स की बात करें, तो फीमेल के अंदर तो ये 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के पास होते हैं, लेकिन मेल की बात करें तो 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के पास होते हैं। क्योंकि फीमेल की बात करें तो उनके पास क्या होगा? 22 प्लस XX, तो 22 तो टाइप ये हो गई और एक टाइप ये X हो गया।
तो 23 टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है फीमेल के सारे जीन। और मेल की बात करें तो 22 प्लस एक्स वाई, तो 22 ये फिर एक्स फिर वाई, तो 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है मेल के सारे जीन्स। तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप के बारे में कि फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी इंसान की एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, बाहर से कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है किसी भी कैरेक्टर की एक ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे बाहर से आप क्या देख सकते हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, वो भयंकर काला है कि भयंकर गोरा है। तो फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, एक कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर ही है। और कैरेक्टर कहां से आ रहा होगा, जब कोई जीन एक्सप्रेस करेगा, जीन एक्सप्रेस करेगा। तो बेसिकली जो भी ये एक्सटर्नल अपीयरेंस आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जब जीन एक्सप्रेस करता है तो एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इस जीन का जो प्रोडक्ट होता है प्रोटीन, इस प्रोटीन से ही क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो आप दिख पा रहे हैं, वही क्या है, फिनोटाइप है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फिनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी इंसान का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कैरेक्टर को लेके। लाइक आपके सामने कोई ट्री है, तो वो या तो आपको टॉल है या फिर ड्वार्फ है, या कोई पर्सन है मान लीजिए वो टॉल है या ड्वार्फ है, ये दिखेगा बाहर से फिनोटाइप। लेकिन जब आप उसकी सेल्स को देखने, जब आप उसकी सेल को देखने चाहेंगे और उसके जीन्स को आप रीड करना चाहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो टॉल वाला हो उसके अंदर कैपिटल टी हो, या ऐसा हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो। यानी इनके पास एक जीन तो है टॉलनेस का, लेकिन इस वाले के पास दो जीन है टॉलनेस के और इस वाले के पास एक जीन है टॉलनेस का, इसलिए टॉल है। तो देखो ये कैपिटल टी वाला भी टॉल दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल दिखेगा। तो बाहर से आप देख के ये नहीं डायग्नोस कर सकते कि इस पर्सन की सेल के अंदर कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ड्वार्फ वालों का तो ये है कि स्मॉल टी होगा इसके अंदर जीन, बट जो टॉल है उसके अंदर कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो जो आप बाहर से देख रहे हैं टॉल या ड्वार्फ, वो फिनोटाइप है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप के अंदर घुस के देख के आइए, सेल के अंदर उसके क्रोमोसोम को रीड करिए, उसके जीन के रीड करिए और पता करिए कि वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। समझ भाई, ये जो टर्म है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये किसने दिए थे, एक साइंटिस्ट है जोहानसन, उन्होंने दिए थे। फिनोटाइप आता कैसे है, सॉरी फिनोटाइप हमने इसकी बात कर रहे हैं, फिनोटाइप कैसे आता है। मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप आने के लिए क्या होना चाहिए, जीन होना चाहिए, आपका जीनोटाइप होना चाहिए और सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। सिर्फ जीन के होने से कुछ नहीं हो जाता। लाइक अगर किसी के अंदर हाइट टॉल है तो ये कब आई होगी, जब पहली बात तो उसके पास टॉलनेस का जीन होगा, कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो जीन होने चाहिए पहले तो, और जीन के बाद फिर क्या होना चाहिए, सुटेबल एनवायरनमेंट, उसे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए ताकि उसके जीन जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो फिनोटाइप आता कब है, फिनोटाइप आता कब है, जब पहली बात तो ये जीनोटाइप उसके पास प्रेजेंट हो, और जीनोटाइप प्रेजेंट होने के बाद एक सुटेबल एनवायरनमेंट भी हो। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक जो फिनोटाइप होता है उसमें एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। दोबारा सुनिए, एक फिनोटाइप के अंदर एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था टॉल, ये क्या है, बाहर से देख के बता रहे हैं आप टॉल, तो ये फिनोटाइप है। अब इस एक फिनोटाइप के पास दो जीनोटाइप है, कैपिटल टी वाला भी टॉल होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होता है। तो एक फिनोटाइप कैन हैव मोर देन वन जीनोटाइप। लेकिन इसका उल्टा करें, एक जीनोटाइप से एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। अगर कैपिटल टी है तो टॉल ही होगा, ड्वार्फ नहीं हो सकता। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल ही होगा, ड्वार्फ नहीं हो सकता। और स्मॉल टी है तो ड्वार्फ ही होगा, ड्वार्फ ही होगा, टॉल नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि एक फिनोटाइप के तो कई सारे जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होगा। अगर कैपिटल टी है तो टॉल ही होगा, ड्वार्फ नहीं हो सकता। यानी एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, अब एक यहां पे एक वर्ड आ जाता है फिनोकॉपी, कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज फिनोकॉपी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया है कि एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होगा। यानी अगर किसी के अंदर स्मॉल टी है तो वो ड्वार्फ ही होगा,
टॉल नहीं हो सकता। लेकिन आपने लगा दिया लौकी में इंजेक्शन, या आपने छिड़क दी कोई दवा जैसे कि जिब्बेरेलिन नाम का हार्मोन, तो उसके अंदर भले ही जीन किसका था, ड्वार्फनेस का था, लेकिन वो लौकी का साइज क्या हो गया, बड़ा, उस इंजेक्शन की वजह से जो आपने लौकी में लगाया है, या सेब में लगाया है, या किसी फ्रूट में लगाया है, जो कि करते हैं। फिनोकॉपी का क्या मतलब है कि जीनोटाइप तो आप उसके अंदर क्या था, मान लीजिए ड्वार्फ का था, लेकिन वो प्रोड्यूस कैसा कर रहा है, टॉल। लेकिन एक किसकी वजह से हो रहा है, आप एक्सटर्नली क्या दे रहे हैं उसको, कुछ केमिकल दे रहे हैं। तो व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप while normally producing different phenotype it produce similar expression due to the external condition। यानी ये किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से। कैपिटल टी क्या देना था, टॉल देना था। एक जीनोटाइप तो एक ही फिनोटाइप देगा ना, इस वाली बात के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, तो ये टॉल ही देगा, और एक स्मॉल टी है तो ये ड्वार्फ ही देगा। लेकिन इस ड्वार्फ वाले के ऊपर मैंने जिब्रेलिन छिड़क दिया, तो ये ड्वार्फ कैसा हो गया, टॉल हो गया। लेकिन क्या इसके अंदर जीन बदले होंगे, नहीं, जीन तो उसके अंदर स्मॉल टी ही रहे होंगे, जीन तो उसके अंदर स्मॉल टी रहे होंगे। बस इस जिब्रेलिन ने उसके अंदर क्या किया, सेल की मान लीजिए ग्रोथ ज्यादा करा दी, तो उससे क्या हो गया, टॉलनेस आ गई। अगर मैं इसके बच्चे देखूं तो इसके बच्चे भी आगे चल के ड्वार्फ ही पैदा होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे भी टॉल होने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो जिब्रेलिन आपने छिड़का है जिसकी वजह से टॉलनेस आई है, ये एक्वायर्ड करेक्टर है। क्या है, एक्वायर्ड करेक्टर है। ये उसकी जेनेटिक्स को चेंज नहीं किया है इस केमिकल ने, दिस इज एन एक्वायर्ड करेक्टर। तो बस आपको यह बात याद रखनी है कि एक फिनोटाइप के कई सारे जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होता है, एक्सेप्ट दिस केस ऑफ फिनोकॉपी, जहां आप कुछ एक्सटर्नल कंडीशन देके जीनोटाइप की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो जीन होते हैं उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा आगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत देखिए, उसको देख लीजिएगा। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं एलील्स। तो वैसे ही अगर मान लीजिए हाइट का जीन है, हाइट का जीन है, तो इसकी जो अल्टरनेटिव एलील्स होंगी वो क्या होंगी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फॉर टॉल, ये फॉर ड्वार्फ। तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको हम एलील्स बोलते हैं। और मान लीजिए हाइट का जीन था तो उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, जो एलील थी, वो थी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो बेसिकली वो एलील जो कैरेक्टर को शो करता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्रोमोजोम था और यहां पे क्या था, कैपिटल टी प्रेजेंट था, और यहां पे क्या प्रेजेंट था, स्मॉल टी। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब क्या है, कैपिटल टी का मतलब यह है कि ये जीन है, ये डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट है इसका, यही तो हम जानना चाहते हैं कि डोमिनेंट का मतलब क्या है। डोमिनेंट है मतलब यह है कि ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और कैरेक्टर को लेके आ रहा है, कैरेक्टर को लेके आ रहा है। ये रिसेसिव है। रिसेसिव है का मतलब यह है कि ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो ये नहीं ला रहा कैरेक्टर। तो डोमिनेंसी क्या है, डोमिनेंट जीन क्या है, वो जीन या वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने का क्या मतलब होता है कि जीन जो होगा उससे एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन से क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा। इसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना। तो ये काम ये वाला जीन तो कर रहा है, इसलिए हमने इसको डोमिनेंट बोला है। ये वाला ये काम नहीं कर रहा तो उसको रिसेसिव बोला है। तो डोमिनेंट का मतलब वो जीन या वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कैपिटल टी ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहां तो दोनों ही जीन काम कर रहे हैं। स्मॉल टी दोनों ही जीन काम नहीं कर रहे हैं। कंप्लीटली रिसेसिव, प्योर रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट, हाइब्रिड डोमिनेंट। कैपिटल टी प्योर डोमिनेंट, स्मॉल टी प्योर रिसेसिव, और ये हाइब्रिड। ठीक है। तो जब जीन काम करता है, जब जीन काम करता है और रिजल्ट देता है तो यही डोमिनेंसी है। भाई जो घर में काम करेगा उसी की चलेगी ना, उसकी डोमिनेंसी रहेगी। और डोमिनेंसी किससे आती है, ओरिजिनल एलील से, ओरिजिनल चीज से, वही तो काम करेगी। वाइल्ड एलील, अनमॉडिफाइड एलील जो कि फंक्शनल होता है। रिसेसिवनेस क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन में अपियर होती है। तो कोई स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन सिर्फ यहां अपियर होगी।
होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होती है जब जीन काम ही ना करे, तब जो हमें मिलता है वो रिसेसिवनेस है। और रिसेसिवनेस किसकी वजह से आती है? जो आपके ओरिजिनल जीन है, जो काम कर रहे थे, उनके अंदर क्या हो गई? म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन ने उसको जीन को खराब कर दिया, और खराब कर दिया तो अब वो जीन काम नहीं कर पा रहा है। यानी ये स्मॉल टी कभी कैपिटल टी हुआ करते थे, बट इनके अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन की वजह से कैपिटल टी से स्मॉल टी हो गई। अब ये वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको क्या बोल दिया कि रिसेसिव जीन है। लाइक ये समझो कि ये यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे जो स्मॉल टी है, ये शायद कभी कैपिटल टी रहा होगा, लेकिन ड्यू टू सम म्यूटेशन इसने काम करना बंद कर दिया, तो इसको कैपिटल टी से क्या हो गया? ये स्मॉल टी हो गया। यानी ये अब फंक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ ये फंक्शन कर रहा है। जब ये फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये रिसेसिव हो जाएगा, और ये फंक्शन कर रहा है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन को बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे यही बताऊंगा, म्यूटेशन स्पोर्ट या साल्टेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जीन है ना, मैंने आपको बताया था कि जीन जो है वो किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। तो बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, वो क्या करते हैं? एमआरएनए बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को हमने क्या बोल दिया? जीन बोल दिया। अब मान लीजिए यहां क्या हो जाए? किसी न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ी हो जाए, किसी बेस पेयर में क्या हो जाए? दिक्कत हो जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए। कई तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। आपने शायद सुना होगा ATCG, ठीक है। तो बहुत तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके बेस पेयर में अगर दिक्कत आ जाए, इनके सीक्वेंस में दिक्कत आ जाए, या इनके स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाए, बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके अंदर दिक्कत आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं और हार्मफुल होते हैं। यानी ज्यादातर जो म्यूटेशन अगर होते हैं तो वो काम बिगाड़ते हैं, किसी फंक्शनल जीन को कैसा कर देते हैं? नॉन फंक्शनल कर देते हैं। लेकिन कभी कभी गलती से ये हमारे लिए यूजफुल भी हो जाते हैं। लाइक कोई सोता हुआ आदमी था, उसको ऐसा धक्का मारा कि वो काम करने लग गया। लाइक कोई कैपिटल टी स्मॉल टी था, इस स्मॉल टी के अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ कि ये जीन भी काम करने लग गया, और काम करने लग गया तो दोनों कैपिटल टी हो गए। लाइक तुम्हारा फोन था, काम नहीं कर रहा था, तुमने पीछे से 2 थप्पड़ मारे, या तो वो खराब हो जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि सही होने की? ज्यादा प्रोबेबिलिटी है खराब होने की। लेकिन मान लो वो होता ना हमारे घरों में रिमोट, कि चल नहीं रहा तो ऐसे करके मारते हैं, वो मार के मान लो चलने लग गया, तो मारोगे या तो टूट जाएगा। तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी तो ये होती है कि नॉन फंक्शनल होगा, म्यूटेशन है तो नॉन फंक्शनल होगा, काम ही करना बंद कर देगा, और ही काम करना बंद कर देगा। लेकिन मान लो कुट के वो थोड़ा ठीक हो गया, ठीक है। तो पहले वो रिसेसिव था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। वो भी कैसा हो गया? फंक्शनल हो गया। तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन के अगर हम टाइप्स डिस्कस करें तो 3 तरह के म्यूटेशन होते हैं। एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन, एक होता है सेम सेंस म्यूटेशन, और एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड दोनों चेंज हो जाते हैं। यानी ये जो जहां पे जेनेटिक कोड है, ये बदल जाएंगे, और जब ये जेनेटिक कोड बदल जाएंगे तो इनसे बनने वाली जो अमीनो एसिड होती है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो भी बदल जाती है। दूसरा होता है सेम सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जेनेटिक कोड तो बदलता है, यानी जेनेटिक कोड तो बदलेगा, लेकिन इससे जो प्रोटीन बन रही है, क्या बन रही है? इससे जो प्रोटीन बन रही है वो नहीं बदली। जब सेम प्रोटीन रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं रहती, प्रोटीन बदल जाती है तब दिक्कत आती है, जैसे पहले में हुआ था। मिस सेंस म्यूटेशन में क्या हुआ था कि जेनेटिक कोड बदला था तो प्रोटीन भी बदल गई थी। लेकिन सेम सेंस में क्या होता है? जेनेटिक कोड तो बदलता है लेकिन प्रोटीन नहीं बदलती, यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो चेंज हुआ कुछ, लेकिन प्रोटीन नहीं बदली। एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन, कि सब कुछ पूरा काम ही बंद कर दिया, प्रोटीन बनाना ही बंद कर दिया, दैट इज नॉन सेंस म्यूटेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि आपका एक ओरिजिनल जीन होता है जिसको हम वाइल्ड या मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एलील बोलते हैं। बेसिकली अपना नॉर्मल एंजाइम बना रहा होता है, और वो नॉर्मल एंजाइम अपना नॉर्मल काम कर रहा होता है, और वो डोमिनेंट फेज में होता है। फिर अचानक इसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है इस आपके जीन में। जब इसके जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो 3 तरह की कंडीशन थी। अगर जीन में म्यूटेशन होगा तो इसका मतलब ये है कि या तो वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, एंजाइम बनाएगा नहीं, क्योंकि जीन का काम क्या है? जीन का काम है एमआरएनए बनाना, और एमआरएनए से क्या बनाना? फिर प्रोटीन का बनना। तो या तो ये कंडीशन हो गया कि इस जीन में अगर म्यूटेशन हुआ है तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, यानी फॉर्म नो एंजाइम, और कोई प्रोटीन नहीं बन रही है, यानी कैसा म्यूटेशन है? नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, स्टॉप कोडोन आ गया। क्या आ गया? स्टॉप कोडोन आ गया, स्टॉप कर दिया इसने प्रोटीन बनाना, नो एंजाइम फॉर्म। तो कैसा म्यूटेशन है? नॉनसेंस म्यूटेशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से
नॉर्मली एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है और ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है पहले से, ये तो बढ़िया बात हो गई। तो इसको बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, इसमें ओरिजिनल फिनोटाइप ही प्रोड्यूस होता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बन तो रहा है बट कम बन रहा है, पहले से कम बन रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि बन तो रहा है बट वो वाला नहीं बन रहा जो पहले बन रहा था। तो अगर कम बन रहा है तो कम में काम चला लेंगे तो ओरिजिनल फिनोटाइप आ जाएगा, अब भी ओरिजिनल फिनोटाइप आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा ही बन गया है तो फिर ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं आएगा, ओरिजिनल कैरेक्टर जो होता है वो नहीं आएगा। तो बेसिकली हम ये बता रहे थे कि कोई जीन जो होता है वो एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये प्रोटीन बने ही ना, नॉनसेंस म्यूटेशन। प्रोटीन मस्त पहले की तरह बन रहा है और ज्यादा बन रहा है, सेम सेंस म्यूटेशन। प्रोटीन पहले से कम बन रहा है या कोई दूसरी प्रोटीन बन रही है, अगर कम बन रही है तो कम में काम चला लेंगे, दे देंगे करेक्टर। लेकिन अगर प्रोटीन ही वही नहीं है तो करेक्टर वही कहां से आएगा, दैट इज मिससेंस म्यूटेशन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं कि एक ही मां बाप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। एक ही मां बाप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। सिबलिंग क्या होते हैं, एक ही मां बाप से डिफरेंट टाइम पे पैदा होने वाले बच्चे सिबलिंग कहलाते हैं। याद रखिएगा, ट्विंस जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग तो होते हैं बट सिबलिंग नहीं होते। ट्विंस जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग तो होते हैं, वो सिबलिंग नहीं होते, क्योंकि ट्विंस एक ही टाइम पे पैदा होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, सिबलिंग वो हैं जो डिफरेंट टाइम पे पैदा हो। बस समझ आ गई। नेक्स्ट, जीनोम क्या होता है। जीनोम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि मान लीजिए आपकी सेल है, आपकी सेल में जो 46 क्रोमोसोम है वो जोड़े में रहते हैं और 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर इस तरीके से होते हैं, एक पेयर, ठीक है, फिर ये दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, इस तरीके से कितने होते हैं 23। कितने 23। मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें से सिर्फ हैप्लॉइड सेट के बारे में बात कर रहा हूं, एक सेट के बारे में बात कर रहा हूं। एक सेट इधर वाला होगा और एक सेट इधर वाला होगा, तो दोनों सेट तो डिप्लॉयड हो जाएंगे। मैं तो बस एक सेट की बात कर रहा हूं। तो इतने, मतलब मान लीजिए मैंने ये वाला सेट चूज कर लिया, लेफ्ट वाला, तो एक सेट पे कितने जीन है, ठीक है, उन सबका सम कर लो तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोम। तो हमारे अंदर तो दो सेट पाए जाते हैं ना, दो सेट, एक ये लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो हमारे अंदर कितने जीनोम होते हैं हमारी सेल में, एक सेल में 2 जीनोम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीन पूल के बारे में। जीन पूल क्या होता है, तो एक लोकेशन, एक पॉपुलेशन में, किसमें, एक पॉपुलेशन में जितनी भी तरह के जीन्स पाए जाते हैं उन सारे जीन्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। एक पॉपुलेशन में जितने भी तरह के जीन्स पाए जाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, इनब्रीडिंग क्या होती है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, किसके बीच में, क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ ए स्पीसीज, यानी घर के घर में ही शादी करा दे रहे हैं, बहन की भाई से हो गई, ठीक है। तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके बीच में अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। और जब आप इनब्रीडिंग करते हैं तो इससे बेसिकली क्या होता है, होमोजाइगसिटी आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। होमोजाइगसिटी मतलब रिसेसिवनेस, रिसेसिवनेस मतलब वही स्मॉल टी वाले चांसेस, यानी नॉन फंक्शनल वाले चांसेस। तो इसलिए कहते हैं कि जो घर में शादी नहीं करनी चाहिए, घर के घर में शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं उसके वापस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे चल के जब मैं क्रॉसेस पढ़ाऊंगा तो मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही रिप्रोड्यूस कराते हैं, इंटरब्रीड कराते हैं, तो ये मिलके कैपिटल टी बनाता है, ये मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं, ये मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है, और ये स्मॉल टी बनाता है। तो देखो रिसेसिवनेस वापस आ गई जब आपने सेम को आपस में इंटरब्रीड कराया। सॉरी। तो जब आप क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ स्पीसीज को क्या कराएंगे, इंटरब्रीड कराएंगे, तो ये चांसेस होते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो वापस आएंगे। इसलिए हम करते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग मतलब जब भी शादी करते हैं तो कैसे कराते हैं, रिलेशन में नहीं होना चाहिए, होता है ना हमारे कस्टम में कि हम जहां रिश्ता हो, मतलब जो क्लोजली रिलेटेड होगा घर परिवार का, चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ, इनके में शादी नहीं कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आउटब्रीडिंग हो ताकि रिसेसिवनेस वापस ना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड विगर का मतलब होता है कि आप ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो पेरेंट से सुपेरियर है, सुपेरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। और ये कैसे आती है, ये अब आती है आउटब्रीडिंग से। कैसे आती है, आउटब्रीडिंग से।
लाइक आप जिस फैमिली में रह रहे थे या जो आपका जेनेटिक्स था, आपकी जो जेनेटिक हिस्ट्री थी, वहां हमेशा ऐसे लोग पैदा हो रहे थे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, बट फिजिकली वीक थे। मान लो हाथ पैर कमजोर थे, वीक मसल्स थी, ठीक है, मतलब जो बॉडी का एक टेक्सचर होता है वो वीक था। फिर आपने शादी करा दी एक दूसरे गोत्र में, दूसरे कस्टम में, दूसरी जाति में, वहां क्या था, उनकी इम्यूनिटी वीक थी, लेकिन उनका फिजिकल जो मेकअप था वो अच्छा था। फिजिकल मेकअप क्या था, अच्छा था। मान लो वहां के बच्चे गोरे थे, तुम्हारे बच्चे काले थे, तो दोनों से मान लीजिए शादी हुई तो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी भी आ गई और फिजिकल मेकअप भी आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा है उसके अंदर दो चीजों के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। और ये कैसे आया, जब आपने आउटब्रीडिंग कराया, बाहर कहीं शादी कराई, तो जो बच्चा है उसके पास पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर हैं, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वही मैंने जो बताया था कि अगर आप घर घर में शादी करा देंगे तो जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर थे वो क्या हो जाएंगे, वापस रीअपीयर हो जाएंगे। ह्यूमंस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर रीजन में ऐसा किया जाता है कि घर घर में शादी करा दी जाती है, बट वहां फिर भी आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं देखने को मिलता है, रिसेसिव कैरेक्टर वापस नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक बार में एक बच्चा पैदा करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर कोई एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करता है तो वहां ये प्रोबेबिलिटी दिखने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो क्रॉस आपको करके दिखाया था उसमें 4 लोग करके दिखाए थे कि एक साथ 4 बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से एक बच्चा जो था वो ऐसा निकला। लेकिन यहां तो एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है, इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन के जो चांसेस होते हैं वो ह्यूमंस में कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड द रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप फिनोटाइप का रीड करके जीनोटाइप की स्टडी करें, यानी आप फिनोटाइप से जीनोटाइप की स्टडी करें। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्री देखा और वो ट्री कैसा था, टॉल था, तो आपने उसकी फिनोटाइप तो देख लिया कि वो टॉल है, अब आप उसके जीनोटाइप की स्टडी करने जा रहे हैं कि ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो आपको फिनोटाइप पता है, आप फिनोटाइप से जीनोटाइप की स्टडी करने जा रहे हैं। और हम जो भी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में वो यही होती है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। इसी को मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉर्गन जेनेटिक्स बोलते हैं। एक होती है रिवर्स जेनेटिक्स, जिसमें आप जीनोटाइप को रीड करके फिनोटाइप की स्टडी करने जा रहे हैं। यानी आपको पता है कि ये स्मॉल टी है, अब आपको देखना है कि ये टॉल निकलेगा कि डॉर्फ निकलेगा, फिर आप देखेंगे ये तो डॉर्फ निकला, यानी आप जीनोटाइप से फिनोटाइप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपको एक बात बतानी है, दैट इज लास्ट, कि अगर एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है तो हम इसको ओलिगोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोजीन। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करता है तो इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। यानी मान लो एक एग्जांपल के रफली एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि एक जीन है वो आपके आई कलर को भी कंट्रोल कर रहा है और वो आपके हेयर कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। एक जीन एक से ज्यादा काम। इसी का उल्टा, जब बहुत सारे जीन मिलके आपके एक कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे हो, जैसे मान लो 5 जीन लगे हुए हैं आपके गोरा कलर के लिए, किसके लिए, आपके गोरा कलर के लिए, तो जब बहुत सारे जीन मिलके काम करते हैं और एक कैरेक्टर लाते हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉलीजीन। क्या बोलते हैं, पॉलीजीन। तो एक जीन एक कैरेक्टर ओलिगोजीन, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर प्लियोट्रोपिक जीन, और बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर पॉलीजीन। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।